दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं सीआरपीसी के, जो प्री के अंदर पूछे जाते हैं, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर। बेसिकली ये यूनिवर्सल के ही क्वेश्चन है, जो लेक्सिस नेक्सिस की यूनिवर्सल आती है, तो उसमें से क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम 40-50 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम और सब्जेक्ट्स की और सीआरपीसी की भी और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 434 से मैंने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर उसका आंसर क्या सही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द सेशन कोड। ये पूछ रहा है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है, जो सेक्शन 438 के अंदर पढ़ते हैं, कि क्या वो सेशन कोड के द्वारा ग्रांट हो जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हैं। बोल रहा है कि व्हेन द ऑफेंस कमिटेड इज़ बेलेबल, कि जब ऑफेंस जो कमिट हुआ वो बेलेबल है। व्हेन द एक्यूज हैज़ कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड हैज़ बीन अरेस्टेड। या फिर पूछ रहा है व्हेन द एक्यूज इट इज़ एलिज्ड हैज़ कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज़ येट टू बी अरेस्टेड, कि अभी उसको अरेस्ट होना बाकी है, उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया लेकिन अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ है। व्हेन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड। तो इन चारों में से कौन सा होगा? इन चारों में से सी ऑप्शन ठीक होगा कि भाई व्हेन द एक्यूज इट इज़ एलिज्ड टू हैज़ कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि भाई उस पर आरोप लगाया कि उसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, एंड इज़ येट टू बी अरेस्टेड, उसको अभी अरेस्ट नहीं किया गया। तो ऐसे केस के अंदर सेशन कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है। उसके बाद 435 क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर पूछा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस आफ्टर। पूछ रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का, मतलब जो ऑफेंस कमिट होता जा रहा है बार बार, जैसे कोई किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, इस तरीके के जो ऑफेंस होते हैं, तो इसका कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगा कितने समय के बाद। जो कोर्ट होता है वो उसका कॉग्निजेंस कभी भी ले सकता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव होगा। वो कभी भी उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव, कोई भी टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है। उसके बाद आगे पूछ रहा है 436 के अंदर कि भाई एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज बाउंड टू गिव इन्फॉर्मेशन देयर ऑफ टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। कि भाई पूछ रहा है कि हर एक व्यक्ति जिसको पता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, इनमें से कौन से सेक्शन के अंदर जो पनिशेबल होगा उसको वो बाउंड होता है किस चीज़ के लिए? इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है उसको। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे जो कौन सा ऐसा ऑफेंस होगा, तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर ऑप्शन जो सेक्शन 302 है आईपीसी का, उसके अंदर ऐसा ऑफेंस होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो सेक्शन 302 के अंदर हमें सज़ा दी गई है मर्डर की है, उस ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि अ वैलिड प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिक्वायर्स। इसके अंदर प्रोक्लेमेशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई जब हम किसी ऑफेंडर को भगोड़ा घोषित करते हैं सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से, तो उसके अंदर पूछ रहा है कि क्या क्या वैलिड रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हैं इसने कि भाई पब्लिक रीडिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज वेयर द एक्यूज ऑर्डनरी रिजाइड, या फिर सेकेंड दिया है कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन शुड बी अफिक्स्ड एट सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द हाउस इन विच द विक्टिम रिजाइड्स। या फिर कह रहा है कि इफ़ पास बाय द सेशन जज अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन शुड बी अफिक्स्ड टू द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, या फिर कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन इज अफिक्स्ड ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द टाउन विलेज वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सही ऑप्शन जो है इसका ए है, जिसके अंदर क्या है कि पब्लिक रीडिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन इन अ कॉन्स्पिशियस प्लेस, कि भाई किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर जाके वो जो प्रोक्लेमेशन की गई है कोर्ट के द्वारा उसकी पब्लिक रीडिंग होगी, भाई सबके सामने उसको रीड किया जाएगा किसी टाउन या विलेज के अंदर जहाँ पे भी जो वो ऑफेंडर था, जो एक्यूज्ड था, वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा था, वहाँ पे रह रहा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 438 जो है, इसके अंदर बोल रहा है कि वेयर ए इज़ द एक्यूज ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप, कि भाई ए जो है आरोपी है कि उसने रेप का ऑफेंस किया एंड मर्डर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, और उसके बाद उसने उस लड़की का जो है गर्ल चाइल्ड का जो है मर्डर कर दिया। विच ऑफ द टेस्ट कैन ए बी सब्जेक्टेड टू विदाउट हिज कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इनमें से कौन से टेस्ट उसके हो सकते हैं बिना उसकी कंसर्न लिए? तो कोई भी अगर टेस्ट करना है तो उसके अंदर जो एक्यूज़ होता है उसकी कंसर्न लेना ज़रूरी है, तो इसलिए ये इनमें से कोई भी टेस्ट उसकी कंसर्न के बिना इन्वेस्टिगेशन पर्पस के नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। परमिशन उसकी लेनी पड़ेगी, उसकी कंसर्न लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं 439 के ऊपर। विच प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पोस्टुलेट्स दैट क्रिमिनल कोर्ट्स वुड बी ओपन टू विच द पब्लिक वुड जनरली हैव एक्सेस सेव इन एक्सेप्शनल केसेस।
तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हमें सेक्शन 327 के अंदर बताया गया है कि कौन सा प्रोविज़न है सीआरपीसी का जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी वो पब्लिक के लिए ओपन होंगी, मतलब पब्लिक का उसके पास एक्सेस होगा, पब्लिक वहाँ जा सकती है कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर छोड़ के। तो सेक्शन 327 के अंदर बोला गया है। उसके बाद 440 के अंदर क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति को सेक्शन 125 के अंदर सीआरपीसी के मेंटेनेंस नहीं मिलेगी फ्रॉम अ मैन हु इज़ सफिशिएंट मीन्स एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन दैम। तो इनमें से कौन सा व्यक्ति होगा जिसको जो रिफ्यूज़ किया जा सकता है मेंटेनेंस देने के लिए एक मैन के द्वारा। तो जो डॉटर इन लॉ होती है, डॉटर इन लॉ को मना किया जा सकता है कि उसको मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। उसके बाद 441 के अंदर आते हैं। तो 441 पूछता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, भाई जेएम जो फर्स्ट क्लास का उसके बारे में पूछ रहा है कि उसने एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया सेक्शन 420 के हिसाब से आईपीसी के। शी नाउ इंटेंड टू इम्पोज अ फाइन ऑन द कन्विक्ट। अब वो जो जेएम फर्स्ट क्लास है वो क्या चाहती है कि वो उसके ऊपर फाइन लगाए उस कन्विक्ट के ऊपर यूजिंग इज पावर्स अंडर सेक्शन 357 सबसेक्शन 3 की पावर्स को यूज़ करके ऑफ सीआरपीसी। इन द एफोर्सेड कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। तो इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कि भाई कितने का वो कंपनसेशन लगा सकती है या नहीं लगा सकती। तो अगर लगा सकती है तो क्या लिमिट है। पहले इसने बोला कि कंपनसेशन जो है 10,000 से एक्सीड नहीं हो सकता, दूसरा बोला 5,000 से नहीं हो सकता, तीसरा बोल रहा है 1,000 से एक्सीड नहीं हो सकता। डी में पूछ रहा है कि देयर इज़ नो लिमिट ऑन द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन दैट द मजिस्ट्रेट में इम्पोज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई क्वांटम नहीं है कंपनसेशन के लिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा इसका। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 442 के ऊपर। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वो जो 161 की स्टेटमेंट ली जाती है किसी व्यक्ति से, तो उसके लिए पूछ रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या वो साइन किया जाएगा जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी है, या फिर उसके द्वारा साइन नहीं किया जाएगा, या फिर जो एसएचओ होगा वो साइन करेगा, या फिर जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके द्वारा उसको डायरेक्शन दी जाएगी तो उसको साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको पता है कि उसको रिक्वायर्ड नहीं होता उस स्टेटमेंट को साइन करना, उसको कंपेल भी नहीं किया जा सकता कि वो स्टेटमेंट को साइन करे, और अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल भी नहीं होती सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट के हिसाब से। फिर हम आगे आते हैं 442 के ऊपर। इसके अंदर है 422 के ऊपर। इसके अंदर पूछ रहा है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। भाई ये पूछ रहा है कि कौन से केस के अंदर बोला गया था कि हाई कोर्ट जो है अपनी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन 482 के हिसाब से, जिसके अंदर इनहेरेंट पावर दी गई है। तो ये बहुत फेमस केस है। ये कौन से केस के अंदर बोला गया था, इन चारों में से ये बोला गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल के केस के अंदर। ये बहुत फेमस केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। उसके बाद 423 के अंदर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ रिलेटेड टू इंटरप्रेटेटर इज़ बाउंड टू इंटरप्रेटेट ट्रुथफुली। कि भाई कौन से सेक्शन के अंदर दिया है कि जो इंटरप्रेटेट मतलब जो कन्वर्ट करने आएगा किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी बात को, तो वो इस बात से बाउंड है कि वो उसको एकदम ट्रुथफुली इंटरप्रेटेट करे, अपनी तरीके से उसके अंदर कोई चीज़ गलत या झूठी चीज़ ना बताए। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया है, ये हमें सेक्शन इसके अंदर 282 के अंदर बोला गया है। कौन से सेक्शन में बोला गया है, 282 के अंदर बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि इफ़ अ पर्सन अगेंस्ट हुम, तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट वगैरह हो तो आप सीआरपीसी खोल के इन सेक्शंस को रीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा फिर डिटेल के अंदर हो जाएगा, और आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मेरी इन सब सेक्शंस के ऊपर वीडियोज़ बनी हुई हैं। ठीक है, तो सेक्शन 424 के अंदर क्वेश्चन नंबर 424 के ऊपर देखते हैं। इफ़ अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी 1973 इज़ मेड, कि भाई किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 133 का ऑर्डर कर दिया, अपीयर्स एंड शो कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर द मजिस्ट्रेट शेल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जहाँ जिसके अगेंस्ट 133 का ऑर्डर किया है। तो ये पहले पूछ रहा है कि टेक एविडेंस इन द मैटर एज इन अ सम्मन केस, की सम्मन केस की तरह एविडेंस लेगा उसके अंदर, या वारंट केस की तरह लेगा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस की तरह लेगा, या फिर कोई भी एविडेंसेस नहीं लेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि वो सम्मन केस की तरह करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा इसका, कि भाई अगर 133 की प्रोसीडिंग चलती है तो वो सम्मन केस की तरह चलती है। फिर 425 के अंदर क्या पूछ रहा है, डिले इन एग्जामिनिंग विटनेस बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने डिले कर दिया
उसको एग्जामिन करने में। डज़ नॉट इप्सो फैक्टो मेक प्रोसिक्यूशन वर्जन सस्पेक्ट। तो इससे ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं बन जाएगा कि जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन है, मतलब जो बात वो आगे बता रहा है वो सस्पेक्ट हो जाए, उसके ऊपर कोई मतलब कि सस्पिशन आ जाए कि भाई शायद सही नहीं है या झूठ, ऐसा कुछ हो जाए। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी कैटेगोरिकली क्वेश्चन इन एस्पेक्ट ऑफ डिले एग्जामिनेशन। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों उसने इस एग्जामिनेशन के अंदर डिले कर दिया। तो ये बात पूछ रहा है कि कौन से केस के अंदर हेल्ड हुई थी। ये बात हेल्ड हुई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश के केस में। इसका ऑप्शन बी ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश के केस में ये बात बोली गई थी। तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 426 के अंदर क्या कह रहा है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज़ बीन केप्ट इन, की कौन से उसके अंदर रखा गया है, ये कौन सी लिस्ट के अंदर रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट करती है, कॉन्करेंट में दोनों करती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो प्रिवेल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। जो CRPC है हमारा वो किसके अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो उसको ऑप्शन सी ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं 427 देखते हैं। यहाँ पे केस के बारे में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ CRPC इज टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। कौन से केस के अंदर बोला गया था कि जो सेक्शन 164 है, 164 के जो प्रोविजंस हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है, उसको अच्छे से फॉलो करना है। तो ये बात हमें बोली गई थी बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। इसका ऑप्शन सी ठीक है, बाबू भाई उदय सिंह परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस के अंदर बोली गई। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 428 के ऊपर। 428 के अंदर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड द कोर्ट विल नॉट अल्टर द जजमेंट आफ्टर साइनिंग इट। कौन सा सेक्शन कहता है कि भाई एक बार जब जजमेंट साइन हो गया तो उसको अल्टर नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये सेक्शन 361 है। सेक्शन 361 के अंदर ये बात बोली गई है कि भाई एक बार अगर जजमेंट दे दिया गया और उसको साइन कर दिया गया जज के द्वारा, तो फिर वो उसको अल्टर नहीं करेगा। कौन से सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 361 के अंदर। फिर आते हैं हम अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। पूछ रहा है क्या होगा इसके अंदर, जो सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 है उसके अंदर पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास ऑन द सेम डे, कि कन्विक्शन और सेंटेंस सेम दिन पे पास नहीं हो सकते। कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन बी पास ऑन द सेम डे, क्या दोनों ठीक है या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे हमें पता है सेक्शन 248 हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या बात है कि कन्विक्शन एंड सेंटेंस कैन नॉट बी पास ऑन द सेम डे। सेम डे पे पास नहीं हो सकते, जिस दिन कन्विक्शन हुई है उसी दिन सेंटेंस नहीं होता, उसको टाइम पीरियड दिया जाता है। सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन होता है कि भाई कितना सेंटेंस दिया जाएगा, उसके लिए अलग से डेट मिलती है। फिर 429 के अंदर ये दिए। 430 देखते हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर ऑन मेकिंग अरेस्ट हैज़ टू फॉरवर्ड गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द पर्सन वॉज अरेस्टेड। बोल रहे हैं कि जो भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि भाई उस व्यक्ति को कहाँ से अरेस्ट किया गया, क्या इन्फॉर्मेशन थी उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसको भी अरेस्ट किया गया। अब ये पूछा है कि ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी होगी, मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया, कंप्लेनेंट, या फिर किसी फ्रेंड, रिलेटिव, या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति जो भी नॉमिनेट किया गया उस अरेस्टेड व्यक्ति के द्वारा, या फिर इट इज़ नॉट एज नेसेसरी टू इन्फॉर्म एनीवन, या फिर किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई अब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे, भाई किसको पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाई इसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पता चल जाता है कि सी ऑप्शन ठीक है, कि उसका जो फ्रेंड होगा या कोई रिलेटिव होगा या कोई भी पर्सन जो उसने नॉमिनेट किया है, डिस्क्लोज किया अरेस्टेड पर्सन ने, उसको बताया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, भाई इस जगह से अरेस्ट किया जा रहा है और ये रीज़न है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इस पुलिस स्टेशन में लेके जाया जा रहा है, जो भी पुलिस स्टेशन का नाम होगा यहाँ पे ले जाया जा रहा है, और इस ये ऑफेंस इसने कमिट किया है। आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, तभी तो आगे चीज़ें फिर बढ़ेंगी, तो ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। फिर 431 के अंदर क्या पूछता है कि कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ CRPC हैज़ द इफेक्ट ऑफ, कि भाई अगर कोई भी कंपाउंडिंग की जाती है 320 के अंदर, भाई हमने देखें 320 के अंदर कौन कौन से चीज़ें दी गई है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस दिए गए हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंडिंग की जाती है किसी भी ऑफेंस की सेक्शन 320 के हिसाब से, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो व्यक्ति है उसको एक्विटल मान लिया जाएगा, कि भाई उसका एक्विटल हो गया, उसको छोड़ दिया गया, उसको उससे बरी कर दिया गया, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ठीक है, तो 431 के अंदर हमें ये बताया गया। उसके बाद हम आते हैं 432 के ऊपर। वेदर इन अ सम्मन ट्रायल केस, कि भाई बोल रहा है कि अगर कोई सम्मन ट्रायल केस होता है इंस्टीट्यूटेड अदर देन अपॉन अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेनेंट, कि भाई
इस तरीके का सम्मन ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है। अब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग, तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो रोक सकता है प्रोसीडिंग को एंड डिस्चार्ज, और वो डिस्चार्ज कर दे एक्विट नहीं द एक्यूज विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट, कि भाई उसने जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया, उसने सीधा क्या किया, उसको एक्विटल भी नहीं किया, उसने क्या किया, सीधा उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, पहले मना कर रहा है, फिर कह रहा है येस आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज़ बिन रिकॉर्डेड, फिर बोल रहा है येस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड वेयर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड, फिर बोल रहा है येस द मजिस्ट्रेट हैज़ डायरेक्शन टू डिस्चार्ज द एक्विट रिगार्डलेस द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे जो मेरे को ऑप्शन ठीक लग रहा है वो ऑप्शन मेरे को सी ठीक लग रहा है, जिसके अंदर बोल रहा है कि येस द रीज़न फॉर द प्रोसीड फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड बाई, रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा क्यों उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, वेयर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड, लेकिन जहाँ पे प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद हम 433 देखते हैं। 433 में नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब अगला वो देखते हैं 411 से देखते हैं। 411 के अंदर पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 209 सीआरपीसी के भी सेक्शन 209 जो सीआरपीसी का है जहाँ पे कमिट किया जाता है केस को, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय मजिस्ट्रेट। तो पूछ रहा है कि कौन से केसेस जो हैं वो मजिस्ट्रेट को कमिट किए जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन कोर्ट को किए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, इफ़ इट अपीयर्स टू मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 209, बहुत सारा इसके बारे में, पूरी 204 से लेके और सारी जितनी प्रोसीडिंग है इसके ऊपर भी हमने वीडियो देखी हुई है डिटेल के अंदर, नहीं देखी तो आप देख लेना। तो इसका ऑप्शन जो है दोनों ठीक है, बोथ ए एंड बी ठीक है, कि चाहे वो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर केस हुआ हो या फिर किसी और तरीके से केस इंस्टीट्यूट हुआ हो, कंप्लेनेंट कंप्लेंट के ऊपर हुआ हो या किसी और तरीके से हुआ हो, तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो यहाँ पे किसी के उसके बेसिस पे भी मजिस्ट्रेट जो है वो केस कमिट कर सकता है सेशन कोर्ट को, अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है। वो कब ट्रायल के सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल होता है वो हमने अलग से देखा हुआ है, कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, कितनी सज़ा होती है तो वो सेशन कोर्ट के द्वारा है, कितने से सज़ा कम होगी तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास किसके पास जाएगा वो हमने अलग से देखा हुआ है। फिर 412 के ऊपर आते हैं। 412 के अंदर पूछ रहा है कि इफ़ अ सीरीज़ ऑफ एक्ट आर सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन, कि भाई एक सीरीज़ ऑफ एक्ट ना इतने ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो ऐसा लगता है कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट है, एंड मोर देन वन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय द सेम पर्सन, और ऐसा लगता है कि ये जो एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट किए गए एक ही पर्सन के द्वारा, कि भाई उसने ऐसा किया, तो भाई पहले उसने एक व्यक्ति का रेप किया, फिर उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया, और वो इतने कनेक्टेड है कि वो सेम पर्सन के द्वारा ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये जो इसने एक साथ सीरीज़ ऑफ ऑफेंसेस किया, मान लीजिए जैसे हम किडनैपिंग या एब्डक्शन का ले लेते हैं, पहले वो उसके घर में घुसा, उसने हाउस ब्रेकिंग करी, फिर उसने उसको वहाँ से उठाया, फिर वो उसको वहाँ से लेके गया, तो उसने एक साथ कई सारे ऑफेंसेस कमिट किए। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब ऐसा कुछ होगा, जब एक साथ बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट हो रहे होंगे, तो इस केस के अंदर क्या होगा, ही शैल बी चार्ज एंड ट्राइड सेपरेटली फॉर एवरी सच ऑफेंस, तो हर एक ऑफेंस के लिए उसको अलग से चार्ज लगाया जाए और अलग से उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, या फिर ही शैल बी चार्ज विद एवरी सच ऑफेंस एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ऑल द ऑफेंस, कि भाई सब चीज़ों के लिए चार्ज तो लगा दिया जाए लेकिन एक ही ट्रायल उसके ऊपर चलाया जाए। या फिर बोल रहा है सम ऑफ द ऑफेंस में भी क्लब्ड एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, की कुछ ऑफेंसेस को क्लब कर दिया जाए और एक ही ट्रायल के अंदर चला दिया जाए, या फिर ये सारे ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है इसका ऑप्शन बी ठीक है, कि भाई उसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए हर एक ऑफेंस का, और उसके बाद क्या किया जाए, उसके ऊपर एक ही ट्रायल चलाया जाए, एक ही ट्रायल के अंदर उसके अंदर पूरी चीज़ें की जाएँ। ऐसा हम जनरली देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सीआरपीसी के अंदर। फिर उसके बाद हम आते हैं 413 के ऊपर। 413 के अंदर क्या बोलता है कि एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कि भाई अगर कोई एरर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है या फिर कोई चीज़ छूट जाती है, किस चीज़ के अंदर, जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, जब कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम कर रहा है उस वक्त अगर कोई गलती हो जाती है, तो मतलब गलती हो जाती है या फिर कोई चीज़ छूट जाती है, इज़ मटेरियल इन ऑल सर्कमस्टांसेस एंड शैल बी विशिएटेड द ट्रायल, की भाई ये मटेरियल होगा और इसकी वजह से ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या फिर इज़ मटेरियल ओनली इफ इट हैज़ ओकेजन प्रिजुडिस टू द एक्यूज़, या फिर सिर्फ तभी ऐसा होगा जब उसने एक्यूज़ के साथ कोई प्रिजुडिस किया, कोई भेदभाव किया है। इज़ इमटेरियल इन ऑल केसेस, या फिर सभी केसेस के अंदर इमटेरियल होगा, या फिर एंटाइटल द एक्यूज टू एन एक्विटल, या फिर इसके कारण जो एक्यूज है उसको एक्विटल ही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक होगा। ऑप्शन बी के अंदर क्या है, इज़ मटेरियल ओनली इफ इट ओकेजन प्रिजुडिस टू द एक्यूज, कि भाई उसके कारण अगर जो ये
एक्यूज है उसके साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है उस कारण से उसके साथ सही चीज़ नहीं हो रही, तो फिर वो मटेरियल होगा, तभी फिर ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर आते हैं हम 414 के ऊपर। 414 के अंदर क्या बोलता है, अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट कैन बी कॉल्ड अपॉन टू गिव एविडेंस ऑन ओथ। पूछ रहा है कि भाई एक व्यक्ति जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के अंदर, किसी भी अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट कैन बी कॉल्ड अपॉन टू गिव एविडेंस ऑन ओथ, तो क्या उसको बुलाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए ओथ के ऊपर कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अपॉन द रिक्वेस्ट इन राइटिंग फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब राइटिंग के अंदर रिक्वेस्ट करेगा बाय एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट बाय अ डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट या फिर बाय द एक्यूज ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो है इसका ठीक है कि जब एक्यूज के द्वारा खुद रिक्वेस्ट की जाएगी राइटिंग के अंदर। फिर 415 के ऊपर आते हैं, ये बोलता है पार्डन में भी टेंडर टू एन कंप्लाइज। ये सेक्शन 306 307 के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पार्डन है वो एक कंप्लाइज को टेंडर किया जा सकता है सेक्शन 306 के हिसाब से। पार्डन क्या, उसको माफ़ी दी जा रही है। कंप्लाइज कौन होता है, कंप्लाइज जो होता है जिसने साथ में मिलकर ऑफेंस कमिट किया है, उसको पार्डन मतलब कि उसको एक तरीके से विटनेस बना लिया जाता है केस के अंदर कि भाई अब पब्लिक गवर्नमेंट विटनेस बन जा कि भाई अब तेरे को इसमें से बरी कर दिया जाएगा और तू जो है बाकी सारी बातें बता दे तो तेरे को पार्डन दे दिया जाएगा, ये बोला जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कब दिया जाएगा। ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू स्टैंड ट्रायल ड्यू टू इन्फॉर्म हेल्थ, कि भाई उसकी इन्फॉर्म हेल्थ के कारण वो नहीं बन पा रहा, अपनी पोजीशन में नहीं है। व्हेन ही डिक्लेयर्ड इंसेन, या उसको पागल घोषित कर दिया गया है। ही अंडरटेक टू मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, की वो बोलता है मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। और ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने जैसा बताया, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी ठीक होगा। वो बोलता है कि भाई मैं फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करूँगा। ये वर्ड याद रखना, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करेगा फैक्ट का, तभी उसको ये चीज़ दी जाती है। उसके बाद हम आते हैं 416 के ऊपर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन। तो पूछ रहा है कि क्रिमिनल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर वो किसके ऊपर बेस्ड है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोसिक्यूट whosoever commits crime, एडवर्जियल ट्रायल, और रॉन्ग डूअर मस्ट बी पनिश्ड बोथ ए एंड बी। तो आपको कौन सा ठीक लग रहा है इसका? बेसिकली ऑप्शन बी ठीक है। ये यहाँ पे इंडिया के अंदर एडवर्सरियल ट्रायल चलता है, जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इंडिया का, वो इस ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं 417 के ऊपर। 417 बोलता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC कैन नॉट बी यूज इन क्रिमिनल ट्रायल एक्सेप्ट। 161 की स्टेटमेंट नहीं यूज़ की जा सकती, लेकिन कब यूज़ की जा सकती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका ऑप्शन पहले ही पढ़ते ठीक पता चल रहा है कि टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं किया सकती। वैसे एक और तरीका होता है, जैसे सेक्शन 25 के अंदर मना किया गया है कि कोई भी विटनेस है उसकी स्टेटमेंट नहीं यूज़ की जाएगी, लेकिन जब हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं या उसके आगे का सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी एक्सेप्शन दी गई है। जैसे मान लीजिए कि उसने स्टेटमेंट दी पुलिस को, पुलिस के सामने स्टेटमेंट मानी नहीं जाती। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति को चोरी के अंदर पकड़ा गया, अब उसने स्टेटमेंट दी पुलिस के सामने कि मैंने चोरी की है। अभी अगर यही चीज़ कोर्ट के अंदर ला दी जाएगी तो एक्सेप्टेबल तो होगी नहीं। अगर अब उससे पूछा गया कि तूने चोरी किया, उसने कहा हाँ चोरी किया, और पुलिस ने क्या किया, उसके इस कन्फेशन के बेसिस पे रिकवरी कर ली उससे कि भाई बता तूने चोरी किया, वो सामान का रखा है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की रिकवरी होगी तो वो स्टेटमेंट जो उसने पुलिस के सामने दी थी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 418 के ऊपर। अंडर सेक्शन 200 CRPC रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस मे बी डिस्पेंस विद इफ़। तो पूछ रहा है कि जो प्री समनिंग एविडेंस होते हैं सेक्शन 200 के अंदर, वो डिस्पेंस किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं? ये किया जा सकते हैं द कंप्लेंट इज़ मेड इन राइटिंग बाय अ पब्लिक सर्वेंट, कि जब कोई कंप्लेंट किसके द्वारा की जाए, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा की जाए राइटिंग के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर जो प्री समन एविडेंसेस होते हैं वो डिस्पेंस किए जा सकते हैं, उससे छूट दी जा सकती है। फिर 419 के अंदर पूछ रहा है हु कैन टेंडर पार्डन टू कंप्लाइज अंडर सेक्शन 306 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कि कौन जो है पार्डन टेंडर कर सकता है, कौन पार्डन दे सकता है किसी कंप्लाइज को सेक्शन 306 के अंदर। तो यहाँ पे ये सभी के सभी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, चाहे वो CGM हो, चाहे वो MM हो, चाहे वो MM फर्स्ट क्लास हो, सभी दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है कि कोई भी जज हो वो दे सकता है उसको। फिर 420 के ऊपर आते हैं। व्हेन द कन्फेशन ऑफ द एक्यूज पर्सन इज नॉट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 164, नहीं किया हमने उस हिसाब से जो 164 के अंदर दिया गया है।
ओरल एविडेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट एडमिसिबल टू प्रूव द कन्फेशन वॉज सो मेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या वो जो ओरल एविडेंस होगा मैजिस्ट्रेट का वो एडमिसिबल नहीं होगा उस कन्फेशन को प्रूव करने के लिए। ये कौन से केस के अंदर हेल्ड हुआ था, इसने हमसे केस का नाम पूछा है। तो ये पहला ही केस है इसके अंदर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह के केस के अंदर बोला गया था। फिर आते हैं हम 421 के ऊपर, ये भी केस के ऊपर है। राइट ऑफ एन अरेस्टेड इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन वही जो गरीब व्यक्ति है, राइट ऑफ एन इंडिजेंट पर्सन टू फ्री लीगल एड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वॉज अपहेल्ड। इनकी भाई उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी और इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया जाएगा। कौन से केस के अंदर ये बात हेल्ड हुई थी ये पूछ रहे हैं। तो ये बात, ये फेमस केस है ये वाला। तो ये खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, सी खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 1981 का। तो इसके अंदर ये बात बोली गई थी। उसके बाद हम आते हैं 401 के ऊपर। तो बस ये 401 से लेके और 409 तक, 410 तक देख लेते हैं। तो जितने भी हुए मेरे ख्याल से 30-40 कुछ क्वेश्चन हो गए होंगे, 40 के करीब हो गए होंगे। तो इसके अंदर हम इतने ही देखेंगे। फिर अगर आपको ठीक लगता है कि ऐसे डिस्कस करना तो हम और वीडियोस बना लेंगे। और भी ये 400 तो हैं ही सीआरपीसी के, तो और 300 क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर ऐसी एविडेंस एक्ट के, आईपीसी के बहुत सारे एक्ट्स हैं, आर्बिट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, किस सब के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मतलब प्री के अंदर बेसिकली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इनको आप बार बार रिवाइज करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद हो जाएंगे। तो हम देखते हैं 401 के अंदर क्या बोला गया है। 401 बोलता है प्रोविजन रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। की कौन से उसके अंदर सेक्शन के अंदर बोला गया है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में हमारे सीआरपीसी के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था यूपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज के अंदर, जूनियर डिवीज़न प्रीलिमिनरी एग्जाम 2016 के अंदर। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कौन से उसके अंदर बोला गया है। ये हमें सेक्शन 55A के अंदर बोला गया है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। सेक्शन 55A के अंदर जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे 402 के अंदर पूछ रहा है अ बॉय एज अबाउट 14 ईयर इज सस्पेक्टेड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। कि भाई एक 14 साल का बच्चा है, उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने मर्डर किया है। ही कैन बी मेड टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज्वाइन करवाया जा सकता है, इसके बारे में पूछ रहा है। अब वो किस जगह पे ज्वाइन करवाया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये इसके अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर, उसे खुद के घर के ऊपर, या कहीं पे भी, या ऑल ऑफ द अबव। तो जब ऐसे कोई बच्चा होता है, जब वो उसके द्वारा ऐसी कोई चीज़ होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो वो उसके घर के ऊपर होती है, जहाँ पे भी वो रह रहा है। तो इसको ऑप्शन बी ठीक होगा, एट हिज रेजिडेंस। फिर हम आते हैं 403 के ऊपर। 403 के अंदर पूछ रहा है कि ए इज सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। कि भाई ए के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगाया। ट्रायल वेयर ऑफ कैन ओनली बी कंडक्टेड बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये मर्डर वाला है, इसके अंदर सज़ा जो है 10 साल और इतने टाइम किया, तो ये सेशन कोर्ट के सामने होगा। ए अपीयर्स बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ए जो है एमएम के सामने अपीयर होता है एंड मूव्स एन एप्लीकेशन टू रिकॉर्डिंग इज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। तो वो कहता है कि भाई मेरी स्टेटमेंट ले लो 164 सीआरपीसी के हिसाब से और मुझे पार्डन ग्रांट कर दो, जो हम सेक्शन 306 अभी देख रहे थे। हु हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे किसके पास पावर है कि उसके अंदर पार्डन ग्रांट कर दी जाए। ये ट्रायबल किसके द्वारा है, सेशन कोर्ट के द्वारा है। लेकिन अभी यहाँ पे उसके सामने ही 164 की स्टेटमेंट हो रही है, यहीं पे उसने एप्लीकेशन लगा दी मुझे पार्डन ग्रांट कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये पावर जो है इसको पार्डन ग्रांट करने की वो एमएम के पास ही है। एमएम इसके अंदर पार्डन ग्रांट कर सकता है उस व्यक्ति को। सेक्शन 306 को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं हम 404 के ऊपर। 404 के अंदर बोल रहा है एक्यूज्ड ए मेक्स कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड बी। भाई बी के सामने कन्फेशन करता है ए जो है। व्हेन बी गोज़ टू मीट ए एज ए इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिमांड इन द कोर्ट। द कन्फेशन इज़ दैट ही, अभी कन्फेशन क्या है, ए हैज़ मर्डर्ड सी। कि भाई ए ने सी का मर्डर किया है। तो ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन के बारे में पूछ रहा है। कन्फेशन क्या होगा, तो ये कन्फेशन के बारे में पूछ रहा है कि पहले बोलता है कि इनएडमिसिबल इन एविडेंस सिंस इट इज़ मेड इन पुलिस कस्टडी। कि ये इनएडमिसिबल होगा क्योंकि ये पुलिस कस्टडी के अंदर किया गया है। एडमिसिबल इन एविडेंस इज मेड इन द कोर्ट रूम। एडमिसिबल होगा क्योंकि कोर्ट रूम में किया गया है। फिर बोल रहा है एडमिसिबल होगा क्योंकि ये फ्रेंड के सामने किया गया है। इनएडमिसिबल होगा क्योंकि ये डर के अंदर किया गया है। तो इसके अंदर इसका ऑप्शन ए ठीक होगा, ये इनएडमिसिबल होगा
क्योंकि ये पुलिस कस्टडी के अंदर किया गया है। यहाँ पे वो पूछ रहा है ना कि जब वो रिमांड के अंदर गया हुआ था तो उस वक्त, या तो रिमांड के लिए वो कहाँ पे जाएगा, पुलिस कस्टडी के अंदर होगा, तो उस वक्त उसके सामने कन्फेशन किया गया, तो ये इनएडमिसिबल होगा इस तरीके का जो कन्फेशन था। फिर 405 के अंदर पूछ रहा है कि राइट ऑफ एन एक्यूज फॉर प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया रिलेट्स टू, कि राइट प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछ रहा है। प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ के अंदर है ये, इंडिया के अंदर किस चीज़ से रिलेट करता है। तो जो प्ली बार्गेनिंग है वो सेंटेंस बार्गेनिंग के बारे में बात कर रहा है कि अब यहाँ पे हम चार्ज या फैक्ट के बारे में बार्गन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सेंटेंस की बार्गेनिंग करते हैं कि भाई मेरे को इतनी सज़ा दे दी जाए, भाई कोर्ट बोल रहा है 10 साल की, उसके कोर्ट को बोला जाए नहीं इसी कंडीशन ऐसी है, ये ऐसा है, सोल अर्नर है घर में, ये अच्छा करेक्टर का है, जो भी बातें बोल के भाई इसको 10 की नहीं 8 साल की सज़ा दे, तो इस तरीके से चीज़ होती है। यहाँ पे अब चार्ज का बार्गेनिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर 302 लग रहा है, नहीं इसके ऊपर 303 लगा दो, 304A लगा दो, बार्गेनिंग नहीं कर सकते। हाँ आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर चार्जेस गलत लग रहे हैं, उसके ऊपर अलग से आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, लेकिन अब बार्गेनिंग नहीं कर सकती, ये वाला चार्ज मेरे को ज़्यादा हैवी लग रहा है, अब कम वाला लगा दो, इस तरीके की बात नहीं होगी। ठीक है। फिर 406 के अंदर पूछ रहा है कि व्हेन एग्जामिन अंडर सेक्शन 313, एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहा है, इसके ऊपर हमने वीडियो देखी हुई, आप देख सकते हैं। CRPC, अ सर्कमस्टांस incriminating the accused is not put to the accused for his explanation. The said circumstances cannot be used against the accused because, तो ये जो circumstances है वो accused के against use नहीं हो सकते। पूछ रहा है क्यों, क्योंकि law mandate that it cannot be taken into consideration, क्योंकि law ने ऐसा बोला है, तो इसका ऑप्शन C ठीक है। ठीक है। उसके बाद 407 के ऊपर आते हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू एन ऑफेंस ऑफ मर्डर द पुलिस फाइल्स अ कैंसिलेशन रिपोर्ट, द रिपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द, पुलिस ने जब वो किया तो उसके बाद उसने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की, जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली पूरी, उसके बाद वो कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करती है। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है कौन एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ मजिस्ट्रेट कर सकता है। ए आंसर ठीक होगा इसका, क्योंकि सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने ही आता है। फिर 408 के अंदर पूछ रहा है The magistrate has convicted A for the offence of having cheated a number of investor of sum of rupees 10 crores। भाई 10 करोड़ का उसने चीटिंग किया, उसके लिए कन्विक्ट किया जाता है उसको। The magistrate is of the opinion that gravity of the offence warrant a sentence to undergo imprisonment in excess of 3 years। उसके हिसाब से 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को। The sentence in excess of 3 years can be imposed by, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा देनी है तो किसके द्वारा दी जा सकती है। तो यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट जो है वो खुद तो नहीं दे सकता 3 साल से ऊपर की सज़ा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ACMM होता है या CMM होता है, मतलब एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है, उसके द्वारा ये सज़ा दी जा सकती है जिसको ये मैटर रेफ़र किया जाता है। तो कोर्ट ऑफ द ACMM या CMM टू होम द मैटर इज़ टू बी रेफर्ड टू, तो ये जो है 3 साल से ऊपर की सज़ा देता है। उसके बाद हम 409 के ऊपर आते हैं। X सेंड ईमेल टू Y फ्रॉम दिल्ली, X जो है दिल्ली से उसको ईमेल भेजता है Y को, थ्रेटनिंग Y दैट सर्टेन फोटोग्राफ्स शोइंग Y इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन विद अ वुमेन शेल बी पोस्टेड ऑन द नेट। उसको बोलता है कि मेरे पास तेरी फ़ोटोज़ हैं किसी वुमेन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर, जो वो नेट के ऊपर पोस्ट कर देगा। कब कर देगा, अगर जो Y है उसको 1 लाख रुपए पे नहीं कर देता है X को। Y accesses the email at his office in Kolkata, the offence can be inquired into or tried by a court of, अब ये उसने अपने कोलकाता की जगह कोलकाता ऑफिस में ये ईमेल देखी थी, भेजी कहाँ से गई थी, दिल्ली से भेजी गई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस जगह पे इसके लिए जो है ऑफेंस जो है उसकी इंक्वायरी की जा सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे की जा सकती है, दिल्ली में भी की जा सकती है, कोलकाता में भी की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही जगह पे ऑफेंस कमिट हो रहा है। उसने वहाँ पे उसको देखा और यहाँ से उसने उसको ईमेल भेजी, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर डी इसका ठीक होगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर 410 के अंदर पूछ रहा है व्हेन द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 CRPC इज़ डेड, देन अब जो बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है 320 के अंदर उसको कंपाउंड करने के लिए वो मरा हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। तो ऐसे केस के अंदर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जो है उसको कंपाउंड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन सी के अंदर दिया गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन कैन कंपाउंड द ऑफेंस विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट के कंसेंट से उसका जो LR होता है वो इस चीज़ को कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 40 के अराउंड क्वेश्चंस को देखा, आपको ठीक लगता है तो हम आगे के और क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे।